नमस्कार एवरीवन। तो आज आप लोगों का बजरंग सर ने आईपीसी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। और आज उम्मीद है कि एससी एसटी भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उम्मीद क्या है, ख़त्म ही हो जाएगा। तो आइए, आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी ही ख़त्म हो रहा है और हम एमसीक्यूज भी शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी तैयारियां पूरी करते हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है ना। आइए, सेक्शन 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 3 में पनिशमेंट ऑफ एट्रॉसिटीज़ है, वो देख चुके हैं हम लोग। डेफिनीशन है क्या क्या एट्रॉसिटीज होती हैं, उनकी क्या सज़ा है। और अब हम आगे देखेंगे आगे की पनिशमेंट्स और जो भी सेक्शंस है। तो सेक्शन 4 क्या है? पनिशमेंट फॉर निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी। यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्विस में डेडिकेटेड ऑफिसर है, अथॉरिटी है, ऑफिसर है, उसने अपनी जो ड्यूटी है उसको निगलेक्ट कर दिया, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, इसमें ध्यान देना है। क्योंकि ये एक्ट जो है वो एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट है। तो जो भी इसमें ऑफेंडर होगा वो नॉन एस सी एस टी होगा, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट भी इसमें नॉन एस सी होगा। आइए पढ़ते हैं। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ एस सी और अ एस टी। ऑल राइट, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी, ठीक है। यानी कि पब्लिक सर्वेंट कैसा, जो कि एस सी नहीं है, willfully neglects his duties required to be performed by him under this act। willfully neglects his duty यानी कि अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको रिटर्न में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये भी आएगा नीचे, हम लोग पढ़ेंगे जब। उसको आप रिटर्न में एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों आपसे वो गलती हो गई। अगर डिले हो गया तो वो डिले क्यों हो गया, ठीक है। और अगर विलफुली आपने नहीं किया है और आप ये प्रूफ कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो विलफुली अगर निग्लेक्ट करते हैं तो ये सेक्शन आप पे लगता है। विलफुली निग्लेक्ट हिज ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय हिम अंडर दिस एक्ट and the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। यानी कि अगर आपने विलफुली निगलेक्ट कर दिया अपनी ड्यूटीज को पब्लिक सर्वेंट होते हुए, तो आप 6 महीने के लिए तो पक्का ही जाएंगे, नॉट लेस देन 6 मंथ। और जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 6 महीने से 1 साल, ठीक है। ये इस बीच में आप जेल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए निगलेक्ट नहीं करना। खैर, निगलेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और अब वो ड्यूटीज क्या है? द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी। इसमें क्या कहा था कि जो ड्यूटीज इस सेक्शन के अंडर है पब्लिक सर्वेंट की, तो क्या क्या ड्यूटीज हैं ये पढ़ेंगे हम। पहले 2A में क्या कहता है? टू रीड आउट एन इन्फॉर्मेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ओरली एंड reduced to writing by the officer in charge of police station before taking the signature of informant। यानी कि ऑल राइट एवरीवन, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेंट है जो कि जाके इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी एट्रॉसिटी की, तो आप क्या करते हैं? पहले पहले आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं, और फिर लिखने के बाद आप उसकी इन्फॉर्मेशन को उसको पढ़ के सुनाते हैं कि हमने ये लिखा, और उसके बाद उसका सिग्नेचर लेते हैं। तो मान लीजिए कि वो आया, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद उसको लिख लिया, लेकिन उसको आपने पढ़ के सुनाया नहीं, तो फिर आपने क्या किया? आपने ऑफेंस किया है। टू रीड आउट एन इंफॉर्मेशन, टू रीड आउट एन इन्फॉर्मेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ओरली, ठीक है। उसने ओरली कुछ कहा, आपने उसको लिखा, और उसके बाद आपने उसको रीड आउट करके सुनाया कि भाई ये आपने कहा और ये हमने लिखा, फिर आपने उसका सिग्नेचर ले लिया। तो अगर आपने वो रीड आउट नहीं किया तो फिर आपने एक ऑफेंस किया है, आपने अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट किया है। बी क्या है? टू रजिस्टर कंप्लेंट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR अंडर दिस एक्ट एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस एंड टू रजिस्टर इट अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि अगर अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंडर आपके पास आया वो, आपने रिपोर्ट लिख ली, बट आपने सेक्शन सही नहीं लगा, तो आपको जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं वो सेक्शंस भी लगाने। क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट सेक्शन नहीं लगता है तो जब वो कोर्ट के सामने जाता है तो वकील लोग दिखाते हैं कि सर देखिए इसमें इन्होंने गलत सेक्शंस लगाई हैं, गलत धाराएं लगाई हैं, तो वो वहाँ से खारिज हो जाता है ना।
क्योंकि भाई आप किसी को उस ऑफेंस के लिए सजा नहीं दे सकते जो उसने नहीं की है। ऑल राइट, टू फर्निश अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्डेड फोर्स विद टू देयर इन टू देयर इन फॉरेन फॉर्मेट। ऑल राइट, एक इंफॉर्मेशन की जो कॉपी है वो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसकी कॉपी आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो कॉपी आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपने अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर दिया है। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम और विटनेस, विक्टिम या विटनेस आया आपके पास, आपने उसकी इंफॉर्मेशन, उसके जो उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपने अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर दिया। ऑलराइट, to conduct the investigation and file charge sheet in the special court or the exclusive special court within a period of 60 days and to explain delay if any इन राइटिंग। ठीक है, अब आपके पास एफआईआर हो गई तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट दायर होती है, तो वो चार्जशीट आप 60 दिन के अंदर दायर कर दें। अगर आपको 61 दिन हुआ तो आपको ये रिटर्न में बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा कि वो जो डिले है वो क्यों हुआ है। ऑलराइट, 60 दिन के अंदर पहले तो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे आपको अपनी चार्जशीट जो है वो स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में आपको वो चार्जशीट दे देनी है। बट अगर आपसे डिले हो गया तो आप उस डिले को एक्सप्लेन करेंगे कैसे, राइटिंग में, कि हमसे ये डिले क्यों हुआ। ठीक है, अगर आप वो डिले एक्सप्लेन नहीं करते और आप 60 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपने एक अपनी जो ड्यूटी है उसको निगलेक्ट किया है। ऑल राइट, टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके पास, उसको आप सही से सही प्रिपेयर करेंगे, फ्रेम करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए कि वो किसी ऐसी भाषा में है जो कोर्ट, मतलब मान लीजिए कि वो कहीं ऐसी जगह हुआ जहाँ की भाषा नहीं आती, वो हुआ मान लीजिए तमिलनाडु में, तो आपके पास आया यहाँ पे केस, यहाँ का जुरिस्डिक्शन लग रहा है, यहाँ पे केस चल रहा है, तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ऑल राइट, उसको सही से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं, ट्रांसलेट सही नहीं करवाते हैं, तो आपने अपनी जो ड्यूटी है उसको निगलेक्ट किया है। टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, और भी कोई अगर ऐसी जो ड्यूटीज़ हैं जो इस एक्ट में आगे चल के अलग अलग सेक्शंस में दी हुई हैं, अगर आप वो ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करते तो भी आपने अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट किया है। आइए प्रोविजो पढ़ते हैं। provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of administrative inquiry, यानी कि ऐसे ही आप जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब वो जो वो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं ना, उन्होंने हमारे अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट कर दिया। वो कब होगी, वो चार्ज कब रजिस्टर होंगे, जब वो रिकमेंड होंगे बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। ठीक है, बुकिंग कब होगी, वो पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया कि कब होगा तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि जब वो, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है कि जब वो निगलेक्ट कर देगा, बट अगर उसमें दिया है कि on the recommendation of an administrative inquiry, तो on the recommendation of an administrative inquiry जिस ऑप्शन में है साथ में, वो सही आंसर होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है, द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी dereliction of duty referred to in subsection 2 by a public servant shall be taken by the special court or exclusive special court and shall give डायरेक्शन फॉर पीनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो भी आप ये कार्रवाई लेके जाएंगे वो स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में लेके। ऑल राइट, फिफ्थ क्या है, इन्हेंस्ड पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, यानी कि आपने एक बार कोई अपराध किया, उसके बाद आपको सज़ा हुई, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद आपने वही अपराध वैसा ही SC/ST एक्ट के अंडर कोई आपने ऑफेंस दोबारा किया तो आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। पहले 6 महीने थी मिनिमम, अब 1 साल हो जाएगी मिनिमम। आइए पढ़ते हैं। Whoever having already been convicted, यानी कि एक बार वो कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इज कन्विक्टेड फॉर द सेकेंड ऑफेंस और एनी ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द सेकेंड ऑफेंस, यानी कि सेकेंड ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, फोर्थ ऑफेंस, जो भी आप
हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है। शैल बी पनिशेबल with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to the punishment provided for that offense। यानी कि मिनिमम 1 साल आपको अब सजा हो जाएगी, ठीक है, आपकी सजा जो है वो इन्हेंस हो चुकी है। शैल का मतलब कि ये करना ही पड़ेगा। मे का मतलब बताइए, शैल और मे में क्या अंतर है, बताइए, ये तो बताइए। अभी हम जब नीचे चलेंगे, नीचे जब हम प्रिजम्पशंस पढ़ेंगे सेक्शन 8 में, तो हमें शैल प्रिज्यूम वाला पढ़ना रहेगा। तो शैल क्या है बताइए आप लोग कमेंट करके, जब वहाँ चलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। आईपीसी के कुछ प्रोविजंस लगेंगे। मान लीजिए कि आपने ऑफेंस किया, जो इस एक्ट में तो ऑफेंस है ही है, बट वो आईपीसी में भी ऑफेंस है। यहाँ पे दिए हैं कुछ ऑफेंस मेंशन है, वो आईपीसी में भी ऑफेंस है, तो आप पे आईपीसी की भी धाराएं लगेंगी। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी को पकड़ के मार दिया, आप लोग 4-5 लोग गए, उसको इसलिए मार दिया कि यार वो SC ST कम्युनिटी से आता है लेकिन बहुत हीरो बनता है, उसको सबक सिखाते हैं ना, और आपने उसको मार दिया, तो सेक्शन 34 लग जाएगा आप पे, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्शन 34 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 5A 149 चैप्टर 13 सॉरी 23 ऑफ आईपीसी, ये लगेगा सब्सिक्वेंटली। मतलब कि इस एक्ट का तो लगेगा ही लगेगा, उसका भी लगेगा, आईपीसी की भी ये धाराएं अगर वो एप्लीकेबल हैं तो लगेंगे। विदा जिस चीज़ जो गुनाह किसी ने नहीं किया उसका आप लगा नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा जुडिशियल माइंड लगा के पढ़ेंगे। जुडिशियल माइंड अभी तो जजों का होता है, बट हम चूँकि स्टूडेंट है तो एक लीगल सेंस है हम लोगों के अंदर, तो थोड़ा सा अपना लीगल माइंड अप्लाई करके पढ़ेंगे। ऑल राइट। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, फोर फीचर हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। आपने कोई गुनाह किया SC ST एक्ट के अंदर, आप अपनी टाटा ओमनी से जा रहे थे और आपने SC ST आदमी को अपनी गाड़ी में खींचा, मारा पीटा और फिर उसको बाहर फेंक दिया, तो आपकी टाटा ओमनी भी गई, है ना, फोरफिट हो जाएगी। चलिए आइए पढ़ते हैं। Where a person has been convicted of any offence punishable under this chapter, the special court may in addition, यहाँ पे may लिखा है, ऊपर shall है, ठीक है, अंतर है। shall यानी कि आपको करना ही करना है, जजेस को एक तरह से इंस्ट्रक्शन है कि ये आपको करना है, ठीक है। वो मतलब बाउंड तो गलत शब्द है, बट एक तरह से आप ये समझिए कि दे आर बाउंड टू, ठीक है, दे आर बाउंड टू डू दैट, ठीक है। और मे में उनके पास ऑप्शन रहता है कि मे ऑल्सो इंक्लूड मे नॉट, कि वो कर भी सकते हैं नहीं भी, बट जहाँ जहाँ सैल आएगा उनको करना ही है। ऑल राइट। स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट बाय ऑर्डरिंग इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल or both, any property movable or immovable or both belonging to the person which has been used for the commission of that offense, which has been used for the commission of that offense। इस सेक्शन के द्वारा क्या कह रहा है 7(1) के द्वारा कि which has been used in the commission of that offense, वो उस offense के commission में यूज होना चाहिए। आपने मान लीजिए कि थोड़े आप दरिया दिल आदमी हैं, आपने बढ़िया ब्रांड के जूते वूते लाए और वो जूते की माला बना के पहना दिया, तो आपके वो बढ़िया ब्रांड के जूते जब्त हो जाएंगे, है ना। शैल स्टैंड फॉरफीटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा, गवर्नमेंट लिखा है, याद रखिएगा। और अगर आपने कर दिया तो स्पेशल कोर्ट में इंक्लूड मे नॉट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में इन राइटिंग वो डिक्लेयर कर देगी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है, अच्छा इसमें ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो फोरफिट हो जाएगी। इसमें क्या है कि हैज बीन कन्विक्टेड, यानी कि कन्विक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं तो आप पे 7(1) लगेगा, लेकिन अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, वेयर एनी पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज है आप, अभी कन्विक्ट नहीं हुए, अभी आप एक्यूज्ड हैं, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इट शैल बी ओपन टू स्पेशल कोर्ट, इट शैल बी ओपन टू स्पेशल कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सैल है वो ये मे और सैल वाला सैल नहीं है, ये इट शैल बी ओपन टू, ठीक है। मतलब यहाँ सजा की बात नहीं करी, ये स्पेशल कोर्ट के पास यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से स्पेशल कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये वो कर सकती है।
trying him to pass an order that all or any of the property movable or immovable or both belonging to him shall during the period of such trial be attached, and where such trial ends in conviction, the property so attached shall be liable to forfeiture to the extent it is required for the purpose of realization of any fine imposed under this chapter. यानी कि अभी आप कन्विक्ट हुए नहीं, आप एक्यूज्ड हैं, ठीक है, बट कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनकी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी या सारी की सारी, ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल और बोथ, ठीक है, उसको जो है उसको अटैच कर लेना चाहिए, तो वो अटैच कर सकती है। शैल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रायल, सिर्फ इस ट्रायल के पीरियड तक, ठीक है, वो अटैच कर लेगी। लेकिन जब ये ट्रायल एंड हो जाएगा और आपका कन्विक्शन हो जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ठीक है, वो अब फॉरफिट हो सकती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर वो फॉरफिचर क्यों होगा, ताकि जो भी फाइन है वो जो इम्पोज हुआ है आप पे फाइन, वो उससे वसूला जा सके। ऑलराइट, पहले 7(1) में क्या था कि अगर आपके पास मतलब आप कन्विक्ट हो गए तो भाई जो भी आपने मूवेबल इमूवेबल या दोनों तरह की प्रॉपर्टी यूज की है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो फोरफिट हो जाएगी गवर्नमेंट को। बट ये क्या कह रहा है कि अगर आप एक्यूज्ड हैं और ये स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो वो आपकी मूवेबल इमूवेबल सारी या कुछ, जैसा भी स्पेशल कोर्ट को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लगे, ठीक है, वो उसको अटैच कर सकती है। और जब आप कन्विक्ट हो जाएंगे या अगर आप कन्विक्ट हो गए तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी को वो फोरफिट कर सकती है, जैसा भी आप पे फाइन इम्पोज है उसको वो वसूलने के लिए आपकी वो प्रॉपर्टी को फोरफिट कर सकती है, ठीक है। अब आइए प्रिजम्पशन पढ़ते हैं। प्रिजम्पशन में दो चीज़ रहेगी कि अगर ये प्रूव हो गया, इफ़ इट इज़ प्रूवन देन दिस शैल बी प्रिज्यूम, यानी कि मान लीजिए कि एक कोई फैक्ट है वो प्रूव हो गया, तो ये फैक्ट जो दिया है वो आपका प्रिजम्पशन है, वो शैल प्रिज्यूम है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, वो कोर्ट मानेगी ही मानेगी, कोर्ट बाउंड है वो मानने के लिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। दो पॉइंट है कि एक चीज़ अगर प्रूव हो गई तो दूसरी हम मान लेंगे। अगर रात नहीं है तो दिन है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर रात नहीं है तो देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि दिन है। अगर रात नहीं है तो हम ऐसा मान लेंगे कि दिन है, सुबह है शाम है ये सब कुछ नहीं, अगर रात नहीं है तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि दिन है, ये होता है प्रिजम्पशन, ठीक है। ये लेकिन प्रूव होना चाहिए कि रात नहीं है। आइए पढ़ते हैं। पानी पी लें। आइए सर पढ़ते हैं। द एक्यूज्ड रेंडर्ड any financial assistance in relation to the offense committed by a person accused of, यानी कि अगर कोई accused है, ठीक है, उसने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, जो भी ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है ना, ऑफेंस कमिट हुआ है उसके लिए, या वो इस चीज़ का सस्पेक्ट है। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, वो गए ABCD हैं, मान लीजिए ABCDE हैं, ये 5 लोग हैं और इन्होंने जाके किसी एक्स को जो कि SC/ST कम्युनिटी का है मारा, ठीक है, दे हर्ट हिम, ठीक है। और ये एक भाई साहब हैं, ये हमारे कौन है, ये हमारे AC हैं, एक्यूज्ड हैं, ठीक है। इन्होंने इनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है, कुछ पैसे वगैरह दिए हुए हैं और इन्होंने जाके इसे मारा, और ये प्रूव हो गया कि इन्होंने मारा है और एक्यूज्ड ने इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, तो ये मान लिया जाएगा कि एक्यूज ने जो है वो इस ऑफेंस को अबेट किया है, यानी कि इसको मारने के लिए उसने पैसे दिए। मारने गए वो तो उनके पास लाठी वाठी नहीं था, तो एक्यूज ने उनको पैसे दे दिए कि ऐसा है जाओ लाठी खरीद लो और फिर जाके मारो, जब तक कि वो ये प्रूव ना कर दे कि या तो हमने इनको पैसे ही नहीं दिए, ठीक है, ये एक्यूज प्रूव करने के लिए फ्री है कि हमने इनको पैसे ही नहीं दिए, या हमने पैसे दिए बट इस पर्पज के लिए नहीं दिए,
हमने जो पैसे दिए, इन्होंने मुझसे कहा कि यार भूख बहुत लगी है, खाने खाने के लिए पैसे दे दो, मैं अपना पर्स घर भूल आया, तो मैंने इन्हें इसलिए पैसे दे दिए। मैंने इन्हें जो है इसलिए पैसे नहीं दिए कि वो लाठी खरीद के इसको मारे। ऑलराइट। तो पहला ये कह रहा है कि अगर ये मान लिया जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कोई एक एक्यूज है जिसने पैसे दिए हैं, जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, उनको पैसे दिए हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अबेट किया है। बट वो अगर ये प्रूफ कर देता है कि हमने अबेट नहीं किया है, हमने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिए या इसलिए नहीं दिया है, तो उस वो छूट जाएगा। ठीक है, समझ गए। बी, a group of person committed an offense under this chapter and it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, any existing, ठीक है, sequel to any existing, it shall be presumed that the offense was committed in furtherance of the commission of the common intention, ठीक है, in प्रोजिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी कि फिर वही बात, मान लीजिए 5 लोग हैं, उनका कोई एक डिस्प्यूट हुआ है किसी SC/ST के साथ, लैंड का या कोई और डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, लैंड और एनी अदर मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, लैंड का डिस्प्यूट हुआ कि भाई तुम अपनी ज़मीन ये खाली करो, और वो गए और उन्होंने 2 दिन पहले उस आदमी को गाली वाली दी कि ऐसा है, खाली करो लैंड। हाँ, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो उसमें से 5 लोगों ने पहले जाके गाली दी कि ये लैंड खाली करो, और फिर 2 दिन बाद उसमें से 5 में से 2 लोग गए और उन्होंने उस SC/ST कम्युनिटी के मेंबर को मार दिया। तो ये माना जाएगा कि वो 5 शामिल है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन है। या तो आप प्रूफ कीजिए कि भाई हम 3 जो हैं, हम तीनों ने नहीं किया, या मैं इसमें शामिल नहीं था, कोई एक, जैसा भी। वो 2 तो गए, बट ये वो 2 मारे हैं, ये वो उन दोनों ने कोई सीक्वल किया है उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि सभी ने किया है। ऑलराइट, ये आपका प्रेजम्पशन हो जाएगा। तो फिर आपको ये प्रेजम्पशन जो है, इसके खिलाफ आपको सबूत देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे, आपको ये साबित करना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑलराइट, सी क्या कहता है? द एक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली। The court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim unless the contrary is proved। यानी कि कोई accused है, ठीक है, वो उसको पर्सनल नॉलेज है विक्टिम की या उसके परिवार की। मेरा पड़ोसी है, मेरी मतलब कि महीने भर से वो मेरे बगल में रह रहे, और 4-5 बार मेरी बात हुई है उससे, उसके मम्मी पापा से भी बात हुई है, ठीक है। तो कोर्ट ये मान लेगा कि भाई अगर आपकी 4-5 बार उनसे बात हुई है, जनरल नॉलेज है, आपके घर के बगल में रहते हैं, 2-4 बार आप उनके माता पिता से भी बात की है, तो आपको ये पता होगा कि वो SC/ST कम्युनिटी का मेंबर है। अगर ये प्रूव हो गया कि मेरी उससे 4-5 बार बात हुई है, उसके परिवार वालों से 1 आध बार बात हुई है, मैं जनरली उसको जानता हूँ, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि मैं उसकी कास्ट और ट्राइब जानता हूँ। ऑलराइट, 9th क्या है? 9th और हमारे सिलेबस का लास्ट। हालांकि ये SC/ST एक्ट हम सभी को पढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे आगे आने वाले हमारे जो कोर्सेज आएंगे उसमें SC/ST एक्ट कई एग्जाम्स के सिलेबस में पूरा आता है, तो हम पूरा का पूरा SC/ST एक्ट पढ़ेंगे। बट आज के सिलेबस, राजस्थान APO का जो सिलेबस है उसके लिए ये लास्ट सेक्शन है। आइए, कन्फर्मेंट ऑफ पावर, यानी कि पावर कन्फर कर दी, ठीक है, किसी को पावर डेलीगेट कर दी, किसी को पावर कन्फर कर दी कि भाई आप भी जाके ये पुलिस का जो काम है या पब्लिक सर्वेंट का जो काम है वो आप कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन द कोड। कोड यहाँ पे क्या होगा बताइए? हमने जो अपना वो पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2, उसमें हमें कोड पता था, ठीक है। Notwithstanding anything contained in the code or any other provision of this act, the state government may, if it consider it necessary or expedient so to do, स्टेट गवर्नमेंट करेगी कन्फॉर्मेंट किस लिए? अगर उसको ये ज़रूरी लगता है या एक्सपीडियंट लगता है। किस चीज़ के लिए? 2 चीज़, जो कि ये है, ठीक है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर कोपिंग विद एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के में जो भी ऑफेंस आते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए या उनसे कोप करने के लिए,
ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये नेसेसरी लगता है और एक्सपीडियंट लगता है। और दूसरा क्या है, फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेज अंडर दिस एक्ट, या किसी स्पेसिफिक केस के लिए, मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ पे कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे हम इस XYZ व्यक्ति को अगर हम थोड़ी इस एक्ट के अंडर जो पावर्स हैं वो कन्फर कर दें, तो वो इस एरिया में जो कि SC ST एट्रॉसिटीज़ होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकता है, तो उसको कर दिया कन्फर। या तो फिर किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए किसी को कन्फर कर दिया, ये केस है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव केस है, या कोई भी स्पेशल उसमें वो है, तो उसके लिए उसको कन्फर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है। in any district or part thereof confer by notification in the official gazette, official gazette में notification करके, or any office of the officer of the state गवर्नमेंट द पावर एक्सरसाइजेबल बाय अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि किसी ऑफिसर को क्या दे सकता है, पावर एक्सरसाइजेबल बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड यानी कि CRPC इन सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या पार्ट के लिए, जिस भी स्पेसिफिक ये AB के लिए पावर कन्फर की गई है उसको, ठीक है। और एज द केस में बी for such case or class or group of cases, and in particular the power of arrest, investigation and prosecution, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कौन कौन सी पावर, पावर ऑफ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट, ये पावर स्पेशली या सॉरी या इस या कोड यानी कि CRPC में जो पावर्स दी हैं वो, बट पर्टिकुलरली ये पावर्स, ठीक है, इस चीज़ के लिए वो कन्फर कर सकता है पावर, किसको, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट, उसको वो पावर कन्फर हो जाएगी। सेकंड क्या लिखा है, ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड ऑल अदर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट शैल असिस्ट द ऑफिसर रिफर टू इन सबसेक्शन 1 इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, स्कीम और ऑर्डर मेड देयर अंडर, यानी कि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, या और भी जो ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, उनको इस ये जो हमारा ऑफिसर है जिसको हमने पावर कन्फर की है उसको असिस्ट करेंगे, ठीक है, शैल असिस्ट, उनको असिस्ट करेंगे, शैल असिस्ट है, ठीक है, असिस्ट करने के लिए आप बाउंड है। ऑल राइट, सी क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय एन ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1, कोड की पावर, ठीक है, यानी कि इस जो भी कोड की जो भी SCRPC की पावर्स हैं वो इस एक्ट के लिए जो भी प्रोविज़न 1 में दिया है, सबसेक्शन 1 में दिया है, यानी कि ये दो जो हमारे दिए हैं A और B, ठीक है, इसके लिए वो एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, इन 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 चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो उस पावर का यूज़ कर सकता है। ऑल राइट, तो हमारा SC ST एक्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अब पॉक्सो पढ़ाएंगी नीलम मैम आगे, अगली क्लासेज में जो नीलम मैम की लगेंगी, बजरंग सर अपनी क्लासेज कंटिन्यू करेंगे, मैं JJ पढ़ाऊँगा, और MCQs भी हम लाएंगे, और तैयारी हम अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कीप स्टडिंग, और अच्छा एग्ज़ाम होना चाहिए हम सभी का। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।